नमस्ते। बीकानेर के इतिहास के भाग 2 में हमने अंतिम शासक देखे थे सूरत सिंह। ठीक है, उनके बाद हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं भाग 3 में। सूरत सिंह के बाद गद्दी पर बैठे रतन सिंह। इनका कार्यकाल 1828 ईस्वी से 1851 ईस्वी तक। ठीक है, रतन सिंह जो है बीकानेर के शासकों में सुधारवादी शासकों के नाम से जाने जाते हैं और सबसे पहले इन्होंने गया में राजपूत शासकों को कन्यावध न करने के लिए एक शपथ दिलवाई थी। ठीक है ना। और इसी के अंतर्गत 1844 में अपने राज्य में कन्यावध को बंद कर दी और सारे लोगों को, यानी अपने राज्य के जो सारे सामंत सरदार थे उनको भी इस बाबत एक शपथ दिलवाई गई कि कन्यावध जो है वो बीकानेर राज्य में नहीं किया जाएगा। इसके लिए चारणों को भी हिदायत दी गई कि वो भी जो त्याग प्रथा होती है कन्या के विवाह के समय पुत्री से जो चारण अपने लिए रुपया पैसा वगैरह मांगते हैं उसको भी बंद करने के लिए रतन सिंह जी ने शुरुआत करवाई। ठीक है, तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि 1844 में कन्यावध रोकने के लिए रतन सिंह ने अपने राज्य में एक शपथ दिलवाई जिसको कहते थे आण। ठीक है, राजपूताने में शपथ को जो है आण कहते हैं। ठीक है, आण बाण और शान। ठीक है, ये चीजें अपने को ध्यान में है। अब रतन सिंह ने अपने कार्यकाल में क्या किया, थोड़े जोश में आके इन्होंने जैसलमेर पर आक्रमण कर दिया। और वासणपी गांव में ये युद्ध हुआ। इसमें जैसलमेर की सेना ने रतन सिंह की सेना को करारी शिकस्त दी। ठीक है, और इन दोनों के बीच के जो झगड़ा है उसकी मध्यस्थता की मेवाड़ के जवान सिंह ने। तो मेवाड़ के महाराणा जवान सिंह के नेतृत्व में इन दोनों के बीच सुलह हुई और जैसलमेर के युद्ध जो कहाँ लड़ा गया था, वासणपी गांव में। और इस युद्ध में बीकानेर के शासक रतन सिंह की पराजय हो गई थी। ठीक है, अब जो है इन्होंने आंग्ल सिख युद्ध जो हुए थे अपने को ध्यान में है, अंग्रेजों और सिखों के बीच में युद्ध हुए थे, उसमें भी अंग्रेजों की सहायता की। अंग्रेजों की सहायता की। ठीक है ना। और दो नाम आते हैं इतिहास में, डूंगजी और जवाहर जी। ठीक है ना, ये लुटेरे थे और अमीरों को लूट के गरीबों की मदद किया करते थे। और उसमें से जवाहर जी जो है वो इनके रतन सिंह की शरण में रहते थे। अंग्रेज इन लोगों से परेशान हो गए थे और मुख्य रूप से जवाहर जी को जब अंग्रेजों ने रतन सिंह से मांगा तो उन्होंने इनको देने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो डूंगजी जवाहर जी अपने को ध्यान में रखने हैं। वो किसके कार्यकाल में थे, रतन सिंह के कार्यकाल में थे। और रतन सिंह ने जवाहर जी को अंग्रेजों को सौंपने से मना कर दिया था। रतन सिंह ने अपने राज्य में रतन बिहारी के मंदिर का भी निर्माण करवाया। ठीक है ना। ठीक है, तो ये सारा काम रतन सिंह ने किया। इसके बाद जो है वो गद्दी पे बैठे सरदार सिंह। अठारह 1851 से लेके 72 तक इनके कार्यकाल की सबसे बड़ी घटना क्या हुई, 1857 की क्रांति। ठीक है, उसको दबाने के लिए इसने स्वयं सेना सहित सहायता की
और पंजाब और हरियाणा में विद्रोही सैनिकों को परास्त करने के लिए इसने अपनी सैनिक टुकड़ी भेजी। क्योंकि बीकानेर का जो क्षेत्र है वो पंजाब और बीकानेर जो राज्य था वो पंजाब और हरियाणा से लगा हुआ था। इस वजह से पंजाब और हरियाणा में 1857 की क्रांति के समय जो भी गतिविधियाँ हुई उसको दबाने में सरदार सिंह ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और सरदार सिंह के काल में ही जो है सुजानगढ़ में एक अंग्रेजी रीजेंसी की स्थापना की गई। ताकि अंग्रेजी सहूलियत के हिसाब से बीकानेर का राजकाज चल सके। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना अपने को। और एक चीज जो महत्वपूर्ण हुई इस काल में, 1854 ईस्वी में बीकानेर राज्य ने सती प्रथा और जीवित समाधि प्रथा इस पे प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, रतन सिंह के कार्यकाल में जो है हमने देखा कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया गया 1844 में, और 1854 में जो है सरदार सिंह के समय सती प्रथा और जीवित समाधि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1857 की क्रांति में अपने को ध्यान में यह स्वयं गया और पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में जो भी उपद्रव हो रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ उसको इसने दबाया। और सुजानगढ़ में इसी के काल में एक अंग्रेज रीजेंसी की स्थापना हुई। अब सरदार सिंह की मृत्यु के बाद यहाँ के बीकानेर के शासक बने डूंगर सिंह। इनका कार्यकाल था 1872 से 1887। डूंगर सिंह 1872 से 1887। ये सारे शासक जो रहे हैं वो मुख्यतः अंग्रेज भक्ति रहे हैं। और पहले ये मुगलों की चाकरी किया करते थे, अब ये अंग्रेजों की चाकरी में लग गए। तो डूंगर सिंह ने भी काबुल के युद्ध में जो अंग्रेजों से और अफगानों के बीच में हुआ उसमें 800 ऊंटों की सेना भेजी। ठीक है, 800 ऊंटों की मदद काबुल के युद्ध में अंग्रेजों की। और डूंगर सिंह के काल में ही बीकानेरी भुजिया का शुभारंभ हुआ। ठीक है, और जैसे अपने को ध्यान में है कि हर राज्य से अंग्रेज नमक समझौता कर रहे थे और इनके क्षेत्र में जो भी नमक निर्माण हो रहा था उस पर कब्जा कर रहे थे। और उसी प्रकार डूंगर सिंह के समय में भी अंग्रेजों के बीच में नमक समझौता हुआ। ठीक है, और इस नमक समझौते के तहत लूण करणसर और ताल छापर यहां जो नमक बनता था उस पर अधिकार किसका मान लिया गया? अंग्रेजों का। अब वो तोल पद्धति और सारी चीजें को निर्णय लेने लगे उसके अंग्रेज निर्णय लेने लगे। ठीक है ना। और अब डूंगर सिंह के बाद बीकानेर की गद्दी पे बैठे महाराजा गंगा सिंह। इनका कार्यकाल 1887 से लेकर 1943 ईस्वी तक रहा। ये राजा बने। उसके 2-3 साल में 1899 में चीन के साथ अंग्रेजों का बॉक्सर युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, तो महाराजा गंगा सिंह स्वयं चीन गए और अपनी जो इनकी गंगा रिसाला थी, गंगा रिसाला जो है वो ऊंटों की सेना थी। जैसे घोड़ों की सेना होती है ना, वैसे ही ऊंटों की सेना गंगा रिसाला। इसने उसमें भाग लिया बॉक्सर के युद्ध में, अंग्रेजों की बड़ी मदद की और अंग्रेजों ने इससे खुश होकर गंगा सिंह को केसरे हिंद की उपाधि
इस उपाधि से इनको विभूषित किया और इनको चीन युद्ध मेडल भी दिया, चीन युद्ध मेडल। ठीक है, तो ये दो चीजें ध्यान में रखनी है अपने को। एक तो केसरे हिंद की उपाधि दी इनको बक्सर के युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने के कारण। बक्सर के युद्ध में इनकी गंगा रिसाला ने जो है वो भाग लिया और इस युद्ध के बाद इनको चीन युद्ध मेडल से सम्मानित किया गया। अब ये जो गंगा सिंह जी थे एक्चुअली ये बड़े प्रतिक्रियावादी और तानाशाह किस्म के आदमी थे, तानाशाह। वैसे इनको देखें तो प्रजा के कुशलता से इनको कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था। इनका एकमात्र उद्देश्य ये था कि अंग्रेज खुश रहें और अंग्रेजों को यूं लगे कि ये गंगा सिंह जी जो है अपने आप में बड़े प्रगतिशील राजा है। इसीलिए 1913 में इन्होंने प्रजा प्रतिनिधि सभा इसकी स्थापना की। इसमें नाम मात्र के अधिकार जनता को दिए गए। इसका उद्देश्य केवल अंग्रेजों को खुश करना था, ठीक है ना। अन्यथा बीकानेर के गंगा सिंह का कोई उद्देश्य नहीं था कि अपने जो अधिकार है वो प्रजा को हस्तांतरित करे। तो अपने को ध्यान में रखना है कि 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना इन्होंने की नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, लेकिन ऐसा कोई इसके पीछे उद्देश्य था नहीं। अब 1921 में अपने को ध्यान में है कि नरेंद्र मंडल का गठन हुआ और ये उसके पहले चांसलर रहे 1921 से 1925 तक, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष जो है वो इसके ये रहे और ये जो नाम है नरेंद्र मंडल उसको अलवर के महाराजा ने दिया था। ये नाम किसने दिया? अलवर के राजा ने, ठीक है ना। तो इस प्रकार अंग्रेजों की चापलूसी के अलावा इनके कोई काम धंधे थे नहीं। एक बटलर कमेटी बनी थी अंग्रेजों की, उसमें भी इन्होंने सलाह दी और इन्होंने पत्र भी लिखे कि हमको जो है वो भारत में जो अंग्रेज रह रहे हैं, अंग्रेज जो कंपनी है भारत में और अंग्रेज जो शासन है वॉइस रॉय है, हमको उसके अंतर्गत नहीं रखा जाए, हमको जो है इंग्लैंड की रानी के अंतर्गत रखा जाए ताकि कहीं ना कहीं वाइस राय से इनकी समकक्षता हो जावे। तो इस प्रकार इन्होंने 1930, 31 और 32 में जो गोलमेज सम्मेलन हुए उसमें भी इन्होंने भाग लिया अंग्रेजों की तरफ से। और अंग्रेजों की तरफ से ही इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में जो वर्साई की संधि हुई, ये पराजित राष्ट्रों और जीते हुए राष्ट्रों के बीच में पेरिस में संधि हुई वर्साई के महलों में, तो उसमें भी जो है सत्येंद्र सिन्हा के साथ अंग्रेजों के गंगा सिंह भी प्रतिनिधि बनकर वहाँ गए थे, ठीक है। तो अपने को ध्यान में रखना है, एक तो इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लिया प्लस वर्साई की जो संधि हुई प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसमें भी इन्होंने भाग लिया था, ठीक है ना। अब गोलमेज सम्मेलनों के समय क्या हुआ कि यहाँ प्रजामंडल के आंदोलन चल रहे थे, ठीक है, प्रजा परिषद के आंदोलन चल रहे थे और एक पेम्पलेट प्रकाशित हुआ, बीकानेर दिग्दर्शन। इसमें राज्य की जो दमनकारी नीतियां हैं उनकी बड़ी आलोचना की गई थी। तो इस पेम्पलेट के प्रकाशित होने से गंगा सिंह इतने क्रोधित हुए कि जिन्होंने ये पेम्पलेट प्रकाशित किया था उनके खिलाफ बीकानेर षड्यंत्र केस लागू किया। षड्यंत्र केस और सार्वजनिक सुरक्षा कानून के तहत
ये नया कानून लाए ये, और इसके तहत बीकानेर षड्यंत्र केस लागू किया उन पे। और जो वो लोग थे उनमें अपने स्वामी गोपाल दास थे, चंदनमल बहड़ थे और सत्यनारायण सर्राफ थे। इसको विस्तृत रूप से हम जब प्रजामंडल या का उदय अपन देखेंगे राजस्थान में, तो उसमें हम बीकानेर के अंतर्गत देख लेंगे। तो मोटी मोटी जानकारी अपन इसलिए देख रहे हैं कि कितने बड़े प्रतिक्रियावादी और तानाशाह व्यक्ति थे, तो उनको, इन तीनों को, और कुछ लोग थे उनको इन्होंने अपने राज्य से निकलवा दिया। ठीक है, तो कुल मिला के ये व्यक्ति था, इसको आलोचना जो है बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन इस काम के साथ इन्होंने कुछ निर्माण कार्य भी करवाए। जैसे प्रजामंडल आंदोलन के दौरान ही हम देखेंगे कि गंगा सिंह ने अपने राज्य में तिरंगा फहराने पर भी पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, अब इन्होंने जो अच्छे काम किए वो थे 1927 में गंग नहर को राजस्थान में लाना। ठीक है, कंवर सेन इसके इंजीनियर थे, तो ये काम इन्होंने बहुत ही बढ़िया किया। इस वजह से इनको भागीरथ, ठीक है, भागीरथ नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने अपने पिता की स्मृति में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया। और रामदेवरा में जो रामदेव पीर का वर्तमान मंदिर है, उसका भी निर्माण जो है वो गंगा सिंह ने करवाया। प्लस इन्होंने मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए बड़ा दान दिया। ठीक है ना, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए दान दिया, किसको? मालवीय जी को। और उसके जीवन पर्यंतक अध्यक्ष भी गंगा सिंह रहे थे। ठीक है ना, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गंगा सिंह ने कुछ निर्माण कार्य भी करवाए थे। गंगा सिंह की मृत्यु के बाद जो बीकानेर की गद्दी पे अंतिम शासक बैठे बीकानेर राजवंश के, वो थे शार्दुल सिंह। इनका कार्यकाल 1943 से 1949 तक। ठीक है, इनके काल में हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध में परंपराओं के अनुसार इन्होंने भी अपनी सेना भेजी थी। विश्व युद्ध में सेना का और अपनी भेजी हुई सेना का निरीक्षण करने ये बर्मा और ईरान, यहाँ भी गए अपनी सेना का निरीक्षण करने के लिए। इन्होंने के.एम. पन्नीकर को बीकानेर राज्य की तरफ से संविधान सभा में भेजा था। ठीक है, बीकानेर की तरफ से संविधान सभा में भेजा था। और उसके बाद हमको ध्यान में है कि राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर राज्य का विलय राजस्थान में हो गया था, वो हम एकीकरण में देख लें। तो इस प्रकार ये छोटा मोटा रूप से हमने बीकानेर के इतिहास को देख लिया है। हालांकि सारी चीज़ें हम नहीं देख पाए होंगे, तो मेरी तो यही सलाह है कि इसके लिए कोई भी एक जो किताब है वो आप प्रेफर कर लें, और उसको और इसको मिला के हम अगर देखेंगे तो अपना लगभग ये इतिहास का पोर्शन बीकानेर का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो चीज़ें कुछ छूट गई हैं, जैसे प्रजामंडल वाला और एकीकरण वाला पोर्शन है, तो मैंने इसमें दोहराव नहीं किया है, क्योंकि इच्छा थी कि वो चीज़ें वहीं हो जावे, नहीं तो यहाँ फिर दोहराव होगा, फिर वहाँ दोहराया जाएगा, तो उसका ज़्यादा औचित्य नहीं रहेगा। ठीक है, मिलते हैं तो एक नए राज्य के इतिहास में। धन्यवाद।